शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर आप किसानों के लिए हैं। इसमें हम आपको उन वेबसाइट, ऐप्स या फिर पोर्टल्स के बारे में जानकारी देते हैं जिनसे जुड़कर आप ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े ई-केवाईसी के बारे में। ई-केवाईसी क्या है, क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे इसे कराया जाए और अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे हो, इन सभी सवालों का आज के कार्यक्रम में हम आप तक जवाब पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं योजना का सार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। हर 4 महीने बाद सभी पात्र किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आ जाते हैं। इस तरह साल भर में हर किसान को 6-6 हजार रुपए मिल रहे हैं। अभी तक पीएम किसान की 17 किस्त जारी हो चुकी हैं और करोड़ों किसानों के खाते में 3.25 लाख करोड़ के आसपास धनराशि डाली जा चुकी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी योजना है। योजना को अधिक पारदर्शी बनाने और सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए ई-केवाईसी का प्रावधान किया गया है। ऐसा करने से किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं रहेगी और सम्मान निधि आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे पहुंच जाएगी। पीएम किसान के लिए ई-केवाईसी के 3 तरीके हैं। पहला ओटीपी आधारित, दूसरा बायोमेट्रिक आधारित और तीसरा फेस ऑथेंटिफिकेशन पर आधारित। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी के लिए किसान के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए। सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएंगे, फिर इसके ऊपरी दाएं कोने पर मौजूद ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे और अपना ओटीपी डालकर ई-केवाईसी पूरी कर देंगे। बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करानी हो तो आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर लेकर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या राज्य सर्विस सेंटर जाना होगा। वहां आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी। आपको बता दें कि देश भर में इस तरह के 4 लाख से भी अधिक सर्विस सेंटर मौजूद हैं। फेस ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ई-केवाईसी करने का ये सबसे नया और झंझट मुक्त तरीका है। किसी भी तरीके से किए गए ई-केवाईसी की स्थिति 24 घंटे बाद ही लाभार्थी की स्थिति में दिखाई देगी। आप चाहें तो पीएम किसान पोर्टल और किसान ई-मित्र पर केवाईसी मॉड्यूल से भी अपनी स्थिति जान सकते हैं। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे किसानों के सवाल की और विशेषज्ञ की जवाब की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े ई-केवाईसी के बारे में। आइए चलते हैं विशेषज्ञ के पास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और इससे जुड़े ई-केवाईसी के बारे में और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ मनोज कुमार गुप्ता जी हैं, जो कि संयुक्त सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सरकार आपके साथ में आज हम बात कर रहे हैं इसी योजना के बारे में, और इस योजना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ई-केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है। क्यों है, कैसे कराएं, अगर कोई समस्या आती है तो कहाँ जाए, कैसे इसका समाधान होगा, ये तमाम सवाल आप सभी के मन में उठते होंगे। तो उन्हीं का समाधान ढूंढने के लिए आज हम कृषि मंत्रालय पहुँचे हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो इस पूरी योजना के बारे में, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो कि किसानों के दिल के बहुत करीब है
और उन्हें एक आर्थिक बल भी देती है। तो कैसे आप इसमें बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि 17 किस्तें जा चुकी हैं, अब 18वीं का इंतज़ार है किसानों को। कितनी महत्वपूर्ण योजना है ये? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो बनाया गया है, ये बेसिकली जो किसान हैं हमारे सभी किसानों को उनको फाइनेंशियल सपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए किया गया है, ताकि उनको जो छोटी छोटी जो कृषि से संबंधित आवश्यकताएं होती हैं वो उनकी पूरी हो सकें। ये जो कि सभी किसानों के लिए मेरे समझ में ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और हमेशा चूँकि इसको हम 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष और 2,000 रुपये की किस्त की 3 किस्त जाती है। और ये हमारे किसान मित्रों में, बंधु भाइयों में ये बहुत लोकप्रिय स्कीम है, और हमेशा इसका बेचैनी से इंतज़ार भी रहता है, क्योंकि इसका उपयोगिता भी काफ़ी है, किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें अभी तक जो जैसा आपने बताया 17 किस्तें जा चुकी हैं, और 17 किस्तों में लगभग 3.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि, जो कि हमारे किसानों के लिए, हमारे जो रूरल इकॉनमी है उसके लिए उसमें बहुत अच्छा सहयोग किया है, लोगों के जीवन स्तर बढ़ाने में, और किसानों के लिए उनकी जो उपयोगिता है, जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने में बहुत सहायक रही है। तो मैं देखता हूँ, और ये इसमें इसका एक जो सबसे उत्तम पहलू है कि इसमें हमारी जो महिला किसान हैं जो है वो भी पीछे नहीं है। महिलाएं भी इसमें इसकी लाभार्थी हैं। हाँ। और कितना क्या आंकड़ा है इनका? लगभग ये इसमें जो हमारे पास जो अभी तक है कि लगभग 2.24 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं, और लगभग हर चौथा जो पीएम किसान की बेनिफिशरी है वह एक महिला है। तो इसलिए ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण करने में भी अपना सहयोग बिल्कुल। और अक्सर ये बात कही भी जाती थी कि महिलाओं में कृषि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उनका योगदान भी काफ़ी है, लेकिन उस तरह से उनका रिकग्निशन नहीं, या फिर उनकी मौजूदगी कहीं दर्ज नहीं होती। तो कम से कम हम इस योजना के अंतर्गत देख रहे हैं कि उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। अब सर EKYC पर आते हैं, और पिछले महीने भी पूरी एक ड्राइव चलाई गई थी, लगभग 15 दिनों की, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि EKYC के बारे में किसानों को बताया जाए, वो इससे जुड़े। तो ये EKYC और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इन दोनों का क्या है कनेक्शन? जैसा कि बताया कि पीएम किसान योजना यह सभी भूमिधारक किसानों के लिए ये उसमें पात्र होते हैं, वो उनके लिए एलिजिबल हैं। और इस योजना में सबसे जो पहली कंडीशन होती है कि कोई भी किसान है उनकी लैंड होनी चाहिए उनके नाम पे, एज पर जो स्टेट का ROR होता है, जो लैंड ऑफ जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बेसिस पे उनका नाम होना चाहिए। अब नाम होने के बाद जो है हम ये देखते हैं कि चूँकि हमारे लिए समस्या जो हमारे जो प्रशासन में देखी जाती है अक्सर कि मिडिलमैन का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो रहता है। तो हमने पीएम किसान योजना में यह कोशिश किया गया है कि हम इसमें विदाउट एनी मिडिलमैन हम ये फायदा जो बेनिफिट है स्कीम का सीधे भारत सरकार से, और वो जो बेनिफिशरी का सीधे भारत सरकार के पैसा जो किसानों का पैसा है उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाए। बिल्कुल। और सर वो बहुत ही रोमांचक तस्वीर भी होती है जब पीएम सीधा यहाँ से बटन दबाते हैं और मोबाइल पर वहाँ सामने बैठे किसान वो मैसेज देख पाते हैं। तो ये इसका ये एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम में जो इसलिए हमने आधार का एक बहुत अहम भूमिका होती है, और हम आधार लिंक बैंक अकाउंट में ही पैसा देते हैं, ताकि वह अकाउंट सिर्फ किसान का ही हो सकता है, किसी और दूसरे का अकाउंट नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे हमने कई दूसरी अन्य स्कीमों में ये सुनने को मिलता था कि उनका पैसा है कोई और निकाल लेता है या किसी और के पास चला जाता है, तो इसमें ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं। और इसी चीज़ को थोड़ा सा और जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इसमें EKYC का प्रोविज़न रखा गया है। EKYC का मतलब होता है, वैसे हम जो बैंक में EKYC करते हैं, नो योर कस्टमर, कि ये होता है कि भाई आपका कस्टमर कौन है, ये आप ही का खाता है और आप ही हैं वो जो बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये जो EKYC वही सेम कॉन्सेप्ट हम पीएम किसान स्कीम में कि वो लाभार्थी वही लाभार्थी है जिसको भारत सरकार ने रजिस्टर किया है या कोई और। तो इसीलिए EKYC के इसमें डाला गया है कि EKYC की प्रक्रिया जो है ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। तो सर ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए बैंक में क्या होता है कि बैंक में आप अपनी जमा पूंजी रखते हैं, मेहनत की कमाई होती है, आप अलग अलग तरह से इन्वेस्ट करते हैं उसे, तो इसलिए बैंक पैसों को लेकर बहुत संजीदा रहता है। इसलिए EKYC या KYC नो योर कस्टमर की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन ये तो योजना है जिसमें वो उसने अपना पंजीकरण कराया होगा, तभी उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तभी उसके खाते में पैसे आ रहे हैं।
तो अब ये ई-KYC क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ई-KYC को आप इस तरह से देखिए कि दो तरह से। एक तो भारत सरकार जिसको बेनिफिट देती है उसको ये पता होना चाहिए होता है कि भाई ये उन्हीं को बेनिफिट जा रहा है जो इंटाइटल्ड है। दूसरा ये है कि हम ये जानते हैं कि ये स्कीम 2019 से चालू हुआ है। देखिए, जीवन में आदमी का डेथ एंड बर्थ जो है ये चलता रहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से अगर वो मृत्यु हो गई या कोई और भी कारणों से पता चला कि वो वहाँ रह भी नहीं रहे हैं, और लेकिन तब भी वो पैसा वो चला जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है नोबडी नोज जो है। तो इसके लिए ये देखा गया कि चूँकि हमारे लिए पैसा अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसको जाना जो है उतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि उसकी जगह पे उसके लिए जो उसके पात्र हैं उनको ये पैसा जाए। तो इसीलिए ये ई-KYC का सिस्टम डाला गया है कि ताकि अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या आदमी उसमें नहीं है तो उसको ये पता हो जाता है कि भाई ये सिस्टम में नहीं है, और उनकी जगह पे हम जो लोग जो पात्र होते हैं या उनके परिवार के ही जो अगर किसी की डेथ हो गई तो वो उसमें इनएलिजिबल हो गए। इनएलिजिबल के बाद उनका सपोज करिए जो भी उनकी प्रॉपर्टी उनके बच्चों में जाती है वो पीएम किसान का बेनिफिट उसमें उनको लाभार्थ मिल जाता है। कंटिन्यूटी की जो प्रक्रिया है वो अभी इससे स्थापित होती है। बिल्कुल, यानी ये एक नेगेटिव प्रक्रिया नहीं है, ये एक पॉजिटिव है। मतलब ये नहीं कि आपको लोग घटाने हैं। अगर किसी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, उसके खाते में पैसे जा रहे हैं तो उसकी अपनी पेचीदगियाँ होती है उस पैसे को निकालने की, तो सही जो आगे की पीढ़ी है जिन्हें मिलना चाहिए उन तक वो पैसा जाए। सर, ये तो बात हुई कि क्यों महत्वपूर्ण है। अब आगे मैं जानना चाहूँगी कि ई-KYC की क्या क्या प्रक्रिया है? क्या आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा या ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर और कोई तरीके हैं? सरकार जो है हमारे यहाँ जो सरकार है ये हमेशा लोगों को जो बेनिफिशियरी होते हैं वो उनके ईज पे कंफर्ट पे काम करती है। जी जी बिल्कुल। अब इसके लिए चूँकि नाम सुनने में आता है ई-KYC, बड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन यह बिल्कुल बहुत आसान है। देखिए, ई-KYC की सुविधा जो पीएम किसान में दी गई है वो 3 तरह से दी गई है। एक तो ये है कि आप हमारे पीएम किसान के पोर्टल पे जाके आप अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर डाल के उसमें OTP आता है और आप खुद उसमें ई-KYC कर दे सकते हैं। एक तो सबसे सरल प्रक्रिया होगी। दूसरा ये होता है कि अब चूंकि ये क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो पोर्टल पे नहीं जा सकते, इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, तो ऐसे लोग जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर्स जो होते हैं, लगभग देश में 5.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ भी कहीं पे भी जाके वो उनका बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं जो है उनको आप दे के वहाँ पे आप ई-KYC करा सकते हैं। और ई-KYC कॉमन सर्विस सेंटर पे भी हो गया। इसके बाद भी एक नया सिस्टम हम लोगों ने जो हमारे मंत्रालय में इसको लाया गया, जो अभी उस सिस्टम को काफ़ी सारे यूज कर रहे हैं, फेस ऑथेंटिकेशन ऐप जो है। यह एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी एक स्टेप रहा है जो इस मंत्रालय में अभी भारत सरकार ने किया है कि अब किसी को कहीं कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल पे पीएम किसान ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप खुद अपने आप से अपना आधार नंबर डालेंगे और आपका फेस से ही ई-KYC हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे हम अपने थंब इम्प्रेशन देते हैं उस तरीके से आपके फेस पे। तो चूंकि जब भी आधार आपका बनता है तो उसमें आपकी आइरिस होती है, आपकी फोटो ली जाती है और आपके जो थंब, आपके जो इम्प्रेशंस होते हैं, फिंगर इम्प्रेशंस हो जाते हैं, तो वो सारे बायोमेट्रिक उसमें स्टोर होते हैं। वो मैच कर जाता है, और वो मैच कर जाता है और तुरंत आपका ई-KYC। अच्छा, इसमें भी कोई फ्रॉड नहीं हो सकता? अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपना डाल करके किसी का OTP डाल के कर ले, नहीं हो सकता। और कुछ लोगों ने हमें चैलेंज भी किया था कि हम वीडियो के थ्रू कर देंगे, तो हमने उनको बोला कि आप ओपन चैलेंज था, वो नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। वो आपके लाइवनेस को जो है वो सिस्टम चेक करता है और लाइवनेस अगर आपकी होती है तभी वो सिस्टम एक्टिवेट होता है, नहीं तो वो एक्टिवेट ही नहीं होता। तो ये जो है, और इस सिस्टम की देखिए जैसे हमारे जो किसान बंधु लोग होते हैं, अक्सर हमारे पास ये समस्या आती थी कि उनके मोबाइल जो है आधार से लिंक नहीं है, OTP अगर लिंक नहीं है तो OTP भी नहीं आ पाती थी। दूसरा ये होता है कि वो लोग हमेशा फिजिकल काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, तो उनके जो थम्स, जो फिंगर के इंप्रेशंस होते हैं वह भी काफ़ी हद तक फेड हो जाते हैं। तो जब वो CSC पे बायोमेट्रिक के माध्यम से करने के लिए जाते हैं तब भी उनको दिक्कत होती है। लेकिन अब दोनों हम लोगों को ये समस्या चैलेंज आ रही थी कि भाई उनका मोबाइल भी लिंक नहीं है, उनका जो है ये थंब फिंगर भी मैच नहीं कर रहा है, अब कैसे किया? तो इसलिए फेस जो है, फेस को डाला गया कि जिनका अगर ये 1-2 स्टेप्स नहीं हो रहे हैं उनके लिए ये तो वरदान साबित हो रहा है। तो ये, और इसमें हमने जो हमारे पास ये सर
लाइफ लॉन्ग मैच करेगा आपका, ऐसा नहीं कि आपकी उम्र ज़्यादा होगी लाइफ तो लॉन्ग मैच करेगा। और हम सबको हमेशा देखिए, आज के समय में आधार एक बेसिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसमें मेरा ये हमेशा से सुझाव रहता है कि हमें एक बार आधार में जो बायोमेट्रिक अपने इंप्रेशंस देते हैं, एक बार करा के भूल नहीं जाना चाहिए। अच्छा। हमें हमेशा जो अगले 3 साल 4 साल 5 साल के अंतर पे जाके, जब भी हम कोई अपडेट कराते हैं तो हमें जाके अपनी फोटो को अपडेट करा देना चाहिए, हमारे थंब इंप्रेशन को, ताकि जो समय के साथ जो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो आपके सिस्टम में अपडेट होते रहे। और लेकिन ये है कि इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, आपका अगर उसमें आ जाता है तो जो हमने अभी तक महसूस किए हैं, जो हमारे पास आए हैं, कि जो डेथ बेड पे लोग रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने जब ये केवाईसी मैंडेटरी करने जा रहे थे तो इसके पहले भारत सरकार में इस पर विचार किया गया कि भाई किसी तरह से किसी को इसमें ये निगेटिव एस्पेक्ट्स ना हो, किसी को रोके ना जो है। तो हमने जो फील्ड में जब इसका हमने यूएटी करवाया, जो लोग डेथ बेड पे हैं, बिल्कुल बीमार पड़े हुए हैं, उनका भी जो है बायोमेट्रिक नहीं हो सकता था, वो फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो गया वो। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा किया है। जी। और इसका जो अभी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की और सारी स्कीमों में भी उसको फेस ऑथेंटिकेशन डिवाइस को यूज किया जी। बिल्कुल, कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं ऐसी आती हैं जिनके बारे में आपने जिक्र किया, तो ये तकनीक का ही कमाल है, जैसे आप वरदान भी कह रहे हैं। सर, अब आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ई-केवाईसी, जिसे आपने बताया कि इससे चीज़ों को सरल बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन जब भी कहीं ऑथेंटिकेशन की ऐसी बात होती है तो मन में आता है कि क्या बड़े कागज़ लगेंगे, कौन कौन से दस्तावेज़ लगेंगे, किसान इसी उलझन में पड़ जाता है। तो जब हम ई-केवाईसी कहते हैं तो इसमें क्या सिर्फ आधार कार्ड की आवश्यकता है या फिर कोई और भी आपके डॉक्यूमेंट्स? नहीं, इसमें वैसे आप तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें किसी भी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा। सिर्फ आपका आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। और चूँकि मैं तो ये जानता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ ई-केवाईसी लगभग आई थिंक मोर देन 9.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों ने किया है। जी। तो मेरे किसान मित्रों के लिए ये जो है वो कोई टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि वो इससे नहीं जाते, मतलब किसानों का भी अच्छा सहयोग है और वो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं, और हमें लगता है कि अगर कुछ हमारे किसान मित्रों को अगर इसके बारे में अगर थोड़ी भी अगर असुविधा है या कम जानकारी है, तो मैं इतना ये कह सकता हूँ कि सिर्फ आपको अपना आधार, जो आपका आधार नंबर है उसका है, आप अगर मोबाइल में अगर आप जो है, और इसके लिए आपका अपना भी मोबाइल होना जरूरी नहीं है। अगर आपके आसपास में के एरिया में कोई भी मोबाइल है, अगर वो आदमी उसमें मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर सकता है, तो वह हमने ऐसी सुविधा दिया है कि वो अपने नजदीकी लगभग 100 लोगों का ई-केवाईसी कर सकता है। तो एक आदमी अगर सपोज करिए मैं किसी गांव में हूं और मुझे थोड़ी सी जानकारी है, और जैसा कि हमारे जो किसान युवा हैं वो टेक्नोलॉजी के बारे में बड़े एक्सेप्टिव हैं, रिसेप्टिव हैं, वो बहुत अच्छी तरह से उसको उस पर उपयोग भी करते हैं। तो अगर कोई एक मोबाइल पे अगर उसको उन्होंने डाउनलोड कर लिया है, तो वो अपने नजदीक के 100 लोगों का ई-केवाईसी एक तरीके से मदद कर सकते हैं। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी कि अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी है जानते हैं तो वो अपने नजदीकी में सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो और दूसरा नहीं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पे आप जा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे भी आप अपना आधार कार्ड लेके बस, और इसके अलावा आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इसमें आपको आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं, एक तरीके से नंबर काफी है। अब मैं आगे जानना चाहूंगी सर, देखिए कोई भी कितनी भी आप तकनीक इस्तेमाल कर लें, कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, लेकिन ओवर द पीरियड जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं तब उसके लूप होल्स या उसकी त्रुटियां पता चलती हैं। अगर इसमें भी पहली बात तो ये किस तरह की समस्या आ सकती हैं, और अगर कोई समस्या आती है हमारे किसानों को तो एक फीडबैक सिस्टम भी होना चाहिए। कहाँ जाएं, कहाँ इसके बारे में बताएं, कैसे होगा इसका समाधान? हाँ, देखिए अभी तक जो कोई अगर फील्ड में एक समस्या आती है, कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है कि कहीं एरिया में कम इंटरनेट की असुविधा होती है या वहाँ लो नेटवर्क होते हैं, तो ऐसी जगहों पे कॉमन सर्विस सेंटर से चूँकि उनके पास एस्टेब्लिश सिस्टम होता है, उनसे उनको जो है मदद मिल जाती है। और इसके अलावा और इसमें कोई और सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ इसमें चूंकि मोबाइल ऐप है, और अगर आप कहीं भी मोबाइल में आपने उसको डाउनलोड कर लिया है, मोबाइल आपका बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, तो अपडेटेड होना चाहिए। मतलब कि ये हो कि आपका कम से कम 6 या 7 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी लेटेस्ट है वो रहे, उसमें होना चाहिए। और उसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसमें 4GB 5GB 6GB कैसी है। एक जो मिनिमम बेसिक फोन होता है जो आम भारतीय लोगों के पास, ज्यादातर गाँव में लोगों के पास होता है, उसमें ये पूरी अच्छी तरह से काम करता है। तो इसमें कोई ऐसी
तकनीकी और किसी लो फॉल का अभी तक कोई नहीं है। और ये आधार से चूंकि लिंक है, आधार का इस्टेब्लिश सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए कोई और किसी और तरह की भी कोई सुविधा। क्या ये पूरी प्रक्रिया मुफ्त है या फिर इसमें किसी तरह का शुल्क भी लगता है, कोई चार्जेस हैं इसके लिए? हाँ, इसका देखिए हमने जो जैसा आपको बताया कि इसकी जो है 3 जो है तरह से हम EKYC कर सकते हैं। एक तो PM किसान पोर्टल पर, और एक PM किसान पोर्टल पे इसकी सुविधा पूरी तरह से मुफ्त है। फेस ऑथेंटिकेशन जो PM किसान मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं वो भी पूरी तरह से मुफ्त है। और अगर हम कॉमन सर्विस सेंटर से जाते हैं तो उस पर जो है कुछ मिनिमम जो है 10 रुपये या कुछ चार्जेस जो है वो लोग लेते हैं। उनके चार्जेस हैं इसमें भारत सरकार का। तो भारत सरकार पे ये PM किसान का जो पोर्टल पे EKYC की सुविधा वो पूरी तरह से मुफ्त। सर, अब मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक सवाल जल्दी जल्दी पूछती हूँ। एक तो ये कि अगर कोई EKYC कराता है तो उसका स्टेटस कैसे चेक करें, क्या स्टेटस चेक करने की ज़रूरत है या साथ ही साथ हो जाता है? इसके अलावा अगर EKYC नहीं कराया तो क्या उस व्यक्ति को किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि बहुत सारे किसान हैं शायद अभी तक उन तक जानकारी नहीं पहुंची हुई या उतने जागरूक नहीं हैं। बिल्कुल। तो मैंने तो चूँकि आपके जो 2 क्वेश्चन हैं, एक आपका जो है पहले तो ये समझ लिए EKYC को अगर वो नहीं होता है तो उसका एक सबसे है कि आपको बगैर EKYC एक मैंडेटरी अनिवार्य प्रक्रिया है। अगर EKYC अगर आपका नहीं हुआ है तो फिर उनको बेनिफिट नहीं जाएगा जो है। और चूंकि EKYC को होना आवश्यक है। और जो दूसरा आपने कहा कि जो EKYC के स्टेटस का है, ये चूँकि मुझे लगता है कि मेरे साथ ज़्यादातर जो किसान मित्र लोग हैं उनको इसके बारे में पता है। हमारे पोर्टल पे जब आप विजिट करते हैं तो उसमें एक होता है KYS मॉड्यूल। KYS मॉड्यूल मतलब ही होता है नो योर स्टेटस। जैसे हमने कहा EKYC मतलब नो योर कस्टमर, तो नो योर स्टेटस। तो नो योर स्टेटस में आप जाएंगे, आप अपना मोबाइल नंबर या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर इसमें से डाल के देखेंगे और फिर OTP आएगा जिससे ये पता चल जाएगा कि आप 1 to 1 आपका है। फिर आपका उसमें स्टेटस आ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि आपका EKYC जो है हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर EKYC नहीं हुआ है तो दिन आपको EKYC कराना है। अच्छा, कितना समय लगता है सर इस पूरी प्रक्रिया में? EKYC मोबाइल पे मात्र 1 मिनट से कम समय लगता है। पोर्टल पे अभी आपका 1 मिनट से कम समय लगता है। और आप चूंकि कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे चूंकि जैसे सुविधा के अनुसार 10 से 15 मिनट। अच्छा सर, एक किसानों का सवाल ही है कि मान लीजिए किसी ने EKYC नहीं कराया और एक किस्त 17वीं किस्त उसकी नहीं आई। अब उसने EKYC करा लिया तो क्या जो मिस कर गया किस्त वो मिलेगी? और 18वीं किस्त क्या उससे जैसे ही कंफर्म हो जाएगा कि EKYC उसका हो गया है तो उसे मिलेगी? बिल्कुल। उसको देखिए, भारत सरकार चूँकि हम भारत सरकार में ये हमेशा होता है कि हम जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वह एक सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, किसी को पेनलाइज करने के लिए, किसी को वंचित करने के लिए नहीं। तो जैसा आपने कहा, अगर उसने EKYC उसकी नहीं हुई है और उन्होंने जब भी भविष्य में EKYC करते हैं तो उनका पुराना जितना सारा पैसा होता है वह भारत सरकार उनके अकाउंट में डालती है। तो अभी जो हमने देखा है कि अभी जो लास्ट में अभी 17th इंस्टॉलमेंट में हमने दे पाया कि कुछ ऐसे हमारे किसान मित्र हैं जिनको 4-4, 5-5 इंस्टॉलमेंट एक साथ गई है। उनकी सेविंग भी हो गई उनकी क्योंकि मैं यही कह सकता हूं कि वह उनके जो कृषि के कार्य के लिए वो एक अच्छा जो भी पैसा मिलता है उसका वो सदुपयोग अच्छा होगा। जी, अब सर चलते चलते ये भी बता दें कि अगली किस्त कब तक मिलने वाली किसानों को? 18वीं किस्त 18वीं किस्त हमारी 1 अगस्त से ड्यू होगी। तो अगस्त के बाद मुझे लगता है कि कभी भी जब भी प्रधानमंत्री जी की जो कन्वीनियंस होता है और उसके हिसाब से डेट कभी भी होगी। तो अगस्त से नवंबर के बीच में ड्यू होता है। तो जैसा भी मतलब प्लानिंग होती है उसके बेसिस पे जो है हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और हमारे किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि जिन किसानों ने अपना EKYC नहीं कराया था या फिर इसकी जानकारी नहीं थी वो नहीं चूकेंगे और ज़रूर अपना EKYC करा लेंगे। अगर आपकी 17वीं किस्त नहीं आई है तो हो सकता है ये भी एक वजह हो और अगली किस्त आपकी ना रुके तो अगस्त से पहले अपना EKYC ज़रूर करवा लें। और किस तरीके से कराना है, क्या प्रक्रिया है, इसकी पूरी जानकारी अभी हमने आपको दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार, धन्यवाद।
इसी के साथ ही आज की सरकार आपके साथ में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। आप हमें फेसबुक से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैसेंजर के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और एक और आसान तरीका आपको बता दें, वो है हमारा टोल फ्री नंबर यानी हमारा कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। ये है हमारा कॉल सेंटर नंबर जिस पर आप कॉल करके अपने सवाल, अपनी राय, अपने सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सरकार आपके साथ में नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ, एक नई योजना के साथ और साथ ही मुलाकात करेंगे एक और विशेषज्ञ से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग में बड़े नुकसान के लिए कौन है जिम्मेदार? प्रजनन विहीन पशु का पालन क्या पशुपालकों के लिए है एक बोझ? जानने के लिए देखिए पशुओं में प्रजननहीनता, कारण और उपचार, अपना पशु चिकित्सक लाइव इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। लो आ गए हैं हम आपसे मिलने। देखिए हमारा शो पिगी बैंक, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं प्याज के भाव से। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 2,300 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में प्याज का भाव रहा 3,500 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में प्याज के सौदे 2,780 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। चलिए देखते हैं लहसुन का भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन का भाव रहा 15,000 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में लहसुन का कारोबार 16,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन की खरीद 11,460 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। और अब हम आते हैं केले के भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी में केले का भाव रहा 2,400 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले के सौदे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में केले की खरीद 1,650 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। हम आ रहे हैं। बदलते भारत के लिए लेके उम्मीदों की बहार।
जहां मिलेगी कृषि जगत को एक नई पहचान, पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस, बजट की सारी अपडेट के साथ विकसित भारत का बजट 23 जुलाई सुबह 9:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ये है ताजमहल।